नमस्कार दोस्तों, महाराजा कंपटीशन क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हुकम सिंह गुनावत करौली। तो आइए दोस्तों, राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान के प्रमुख साके। दोस्तों, साके जानिए साके क्या होते हैं। मित्रों, एक होता है जौहर और एक शब्द होता है केसरिया। तो दोस्तों, जौहर क्या होता है? जब प्राचीन समय में राजपूताने में राजपूती रानियां और उनके साथ में अन्य दासी वगैरह हैं, तो वो अपने स्त्रीत्व की रक्षा हेतु जब कोई आक्रमण करता तो अग्नि में कूदकर जौहर कर लेती, या जल में जौहर होता तो वही मित्रों जौहर कहलाता था। एक और होता था केसरिया। दोस्तों, केसरिया क्या होता जानिए। केसरिया यानी जब किसी एक राजा पर दूसरा राजा आक्रमण करे और उसके दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेता, तब वह असहाय राजा कुछ भी अपनी रक्षा नहीं कर पाता और दुर्ग के अंदर घिर जाता, तो वह एक शेर की तरह केसरिया वस्त्र पहनकर समस्त अपने सैनिक और युद्ध अस्त्र शस्त्र के साथ में किले के द्वार खोल देता और शेर की तरह शत्रु बल पर कूद पड़ता। और मित्रों, जब वह वीर गति को प्राप्त हो जाता तो इसी को केसरिया के नाम से जाना जाता था। और जब जौहर भी हो और केसरिया भी हो तो उसी को दोस्तों साका कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, जौहर जो महिलाओं से संबंधित और साका राजाओं से संबंधित होता था। तो यही हम आपको आज पढ़ाएंगे। राजस्थान के इतिहास में जो प्रमुख साके हुए हैं, कहाँ कहाँ कितने साके हुए, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं चित्तौड़ के किले में। दोस्तों, चित्तौड़ के किले में जो साके हुए वो 3 साके हुए। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, चित्तौड़ दुर्ग में कुल कितने साके हुए? तो दोस्तों 3 साके हुए। आइए बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग में हुआ प्रथम साका। तो चित्तौड़ का प्रथम साका दोस्तों 1303 ईस्वी में हुआ। इम्पोर्टेंट बात है, प्रथम साका कब हुआ ऐसे भी प्रश्न पूछेगा। तो 1303 ईस्वी में हुआ। देखते हैं दोस्तों ये साका कैसे हुआ। मित्रों, दिल्ली के राजा थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के राजा थे दोस्तों। और जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के राजा थे तो उन्होंने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, चित्तौड़ के राजा थे कौन? रतन सिंह, उनकी पत्नी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने जौहर किया, तो केसरिया भी हुआ, जौहर भी हुआ। इसलिए ये चित्तौड़ का प्रथम साका कहलाया। इसमें दोस्तों अलाउद्दीन की विजय हुई थी चित्तौड़ के प्रथम साके में। आइए देखते हैं चित्तौड़ का द्वितीय साका। मित्रों, ये साका 1534 ईस्वी में हुआ। और ये साका कब हुआ? देखिए, जब गुजरात के शासक बहादुर शाह, दोस्तों गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, इन्होंने क्या किया? 1533 ईस्वी में ही आक्रमण कर दिया था मेवाड़ पर। और मेवाड़ में मित्रों उस समय
राजमाता कर्मावती, जिन्हें कर्मैती कहते हैं, वो कर्मैती राजपाट चलाती थी। उन्होंने अपने पुत्र विक्रमादित्य का राज तिलक करवा रखा था, जो कि अल्पायु के थे। तो जो भी राजकाज था वो कर्मावती संभालती थी, क्योंकि पुत्र सक्षम नहीं था राजपाट संभालने में। राज तिलक तो पुत्र के ही नाम से हुआ था, विक्रमादित्य के नाम से। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ में रानी कर्मावती को असहाय समझकर उस पर 1533 में ही आक्रमण कर दिया। लेकिन रानी पद्मावती ने कुछ धन दौलत दे करके और गुजरात के बहादुर शाह को गुजरात के लिए वापस लौटा दिया। दोस्तों 1534 में बहादुर शाह गुजरात के शासक, इन्होंने फिर से मेवाड़ आक्रमण की नीति बनाई और अपने एक सेनापति, इसमें नहीं लिखा है दोस्तों, आप नोट कर लेना, सेनापति रूमी खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना तैयार की और मेवाड़ पर आक्रमण किया। तब इस युद्ध में मेवाड़ विजय की कोई आशा न देख करके मेवाड़ की जो राजमाता थी कर्मावती, उस कर्मावती ने विक्रमादित्य और अपने छोटे पुत्र उदय सिंह को उनके ननिहाल बूंदी में भेज दिया। और याद रखें मित्रों, बाघ सिंह को मेवाड़ का नेतृत्व कर्मावती ने सौंपा। तब हुआ क्या था, वाघ सिंह इस बहादुर शाह की सेना के द्वारा बहादुर शाह के सेनापति रूमी खां के हाथों मारे गए। तब कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ में जौहर किया। याद रखना मित्रों, राजपूतों ने केसरिया वाना पहन करके रण क्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति दी। तो इस युद्ध से पहले कर्मावती ने हुमायूं को भी राखी भेजकर सहायता मांगी, लेकिन वो समय पर नहीं आए। बाद में 1535 में आए और मेवाड़ को स्वतंत्र कराया। और कर्मावती तो मर चुकी थी। बूंदी से उनके पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को लाया गया और विक्रमादित्य को हुमायूं ने फिर से राजा बनवाया। परंतु याद रखें दोस्तों, वो समय पे नहीं आए, देर से आए थे, 1 वर्ष बाद। अच्छा, राखी भेजकर मेवाड़ की सहायता की प्रार्थना की थी, किंतु हुमायूं ने समय पर कोई सहायता नहीं दी। बाद में आए थे 35 में, बहादुर शाह से मेवाड़ आज़ाद भी कराया, विक्रमादित्य को फिर से राजा बनवाया। आइए देखते हैं चित्तौड़ का तृतीय शाखा। दोस्तों ये 1567-68 में हुआ था और यह शाखा महाराणा उदय सिंह के समय हुआ। इस समय मेवाड़ के राजा महाराणा उदय सिंह थे। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया तो उदय सिंह के सेनापति जयमल और पत्ता ने अपनी वीरता दिखाई और याद रखना दोस्तों, वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि इसमें जो जयमल है और पत्ता है वो मारे गए। पत्ता की पत्नी फूलकमर ने जौहर किया और ये चित्तौड़ का तृतीय शाखा कहलाया। फूलकमर थी पत्ता की पत्नी। दोस्तों इन्हें फत्ता भी कहते हैं, फत्ता। और इसमें महाराणा सम्राट अकबर की विजय हुई मित्रों। लेकिन जयमल और पत्ता की बहादुरी देखकर अकबर ने आगरा के दुर्ग के आगे उनकी गजारूढ़ यानी हाथी पर बैठे हुए पाषाण मूर्तियां लगवाई थीं, जिन्हें बाद में कहते हैं कि औरंगजेब ने हटवा दिया। दोस्तों आगे देखते हैं जैसलमेर के ढाई साके। कई बार तो यही सवाल आता है कि ढाई साके होने के प्रमाण मिले हैं, तो उत्तर देंगे मित्रों जैसलमेर में। देखते हैं किस तरह ढाई साके हुए यहाँ मित्रों। ढाई साके दोस्तों जैसलमेर का प्रथम शाखा देखिए तो यह शाखा जैसलमेर पर अलाउद्दीन के आक्रमण के समय हुआ, यानी अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। भाटी शासक रावल मूलराज थे यहाँ के।
क्योंकि जैसलमेर में भाटी राजा थे। कुंवर रतन सिंह और अन्य राजपूत वीरों ने केसरिया वाना पहनकर अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। देखो कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि मूलराज के साथ और कौन थे, तो कुंवर रतन सिंह अच्छा आहुति दी और राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर का अनुष्ठान किया। तो ये चित्तौड़ का दोस्तों कहलाया था कौन सा, जैसलमेर का सॉरी कहलाया था प्रथम शाखा। आइए देखते हैं मित्रों जैसलमेर का द्वितीय शाखा। दोस्तों द्वितीय शाखा देखिए, यह शाखा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ। मित्रों तुगलक वंश दिल्ली में चला करता था। तुगलक वंश में फिरोज तुगलक राजा हुए। फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया था जैसलमेर पर। उस समय यहाँ के राजा रावदूदा थे। तो रावदूदा, त्रिलोक सिंह और अन्य भाटी योद्धाओं ने शत्रु सेना से लड़ते हुए वीर गति पाई और दुर्ग की वीरांगनाओं ने जौहर किया, जो चित्तौड़ का द्वितीय शाखा कहलाया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों वो है तृतीय शाखा, जो आधा अर्ध शाखा था या अधूरा शाखा माना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1550 ईस्वी में इसे अर्ध शाखा कहते हैं। इस अर्ध शाखे से पहले हुआ क्या था, कंधार के अमीर अली ने इस जैसलमेर के रावल लूनकरण से आश्रय मांगा। कहा था कंधार के अमीर अली ने कि जैसलमेर महाराव लूनकरण मुझे आश्रय दो। तो राजस्थान के राजा परोपकारी थे ही। लूनकरण ने कंधार के राजा को आश्रय दिया। तो लूनकरण ने उदारता का परिचय देते हुए अमीर अली को आश्रय दे दिया, किंतु अमीर अली ने लूनकरण के साथ विश्वासघात किया। इस संघर्ष में जैसलमेर की विजय हुई, लेकिन लूनकरण वीरगति को प्राप्त हो गया, यानी राजा मारा गया। इस युद्ध में राजपूतों ने केसरिया धारण कर वीरगति तो पाई, लेकिन जौहर नहीं हुआ, यानी रानियों ने जौहर नहीं किया। तो आधा काम हुआ मित्रों, अतः इसे अर्ध शाखा कहा जाता है। आइए देखते हैं गागरोन। गागरोन दोस्तों झालावाड़ में है। गागरोन के दुर्ग में मित्रों 2 शाखे हुए। गागरोन के दुर्ग में कितने शाखे हुए, 2 शाखे हुए। देखते हैं गागरोन का प्रथम शाखा कब हुआ, तो 1423 ईस्वी में हुआ। और कैसे हुआ, तो मालवा जो कि एमपी में है, मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने जब गागरोन पर आक्रमण किया, किसने दोस्तों, होशंग शाह ने आक्रमण किया। तो वहाँ के शासक अचलदास खीसी ने, यानी गागरोन के राजा थे अचलदास खीसी ने युद्ध करते हुए वीरगति पाई और राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया। अचलदास खीचीरी वचनिका एक पुस्तक है मित्रों, शिवदास गार्डन की है। तो इन्होंने शाखे का विश्लेषण किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला, गागरोन का द्वितीय शाखा। दोस्तों गागरोन का जो द्वितीय शाखा हुआ, देखिए किस तरह हुआ। तो मित्रों गागरोन का द्वितीय शाखा 1444 में हुआ। मालवा के महमूद खिलजी थे, और महमूद खिलजी ने जब 1444 में आक्रमण किया, तो यह शाखा हुआ। देखिए मित्रों, महमूद खिलजी ने जब 1414 में आक्रमण किया। देखिए दोस्तों लाइट जाने के कारण प्रॉब्लम हो गई। तो महमूद खिलजी ने जब 1414 में गागरोन पर आक्रमण किया, तो यह शाखा हुआ था। तो ये था दोस्तों गागरोन का द्वितीय शाखा। मित्रों इसका आधा भाग हम अगली वीडियो में डालेंगे। लाइट जा चुकी है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई है। धन्यवाद।